हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अरविंद। आज अपन लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 मैं पहले ही डाल चुका हूँ। आई होप आपने वो देखा होगा। उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप पूरी पीडीएफ देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी साथ में इंक्लूड है। आज अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर्स हैं। इससे आपको एक तो फायदा क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे, साथ में आपको अपनी टाइमिंग वगैरह का आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना अभी तक आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई का। 2.5 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड 198 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड 11 मल्टीप्लाई 9। तो देखिए कभी भी इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो हमेशा अपन बोर्ड मास से करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखिए डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ये दोनों जो है बराबर के हिस्सेदार होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिवीजन को पहले लिख दिया गया है तो डिवीजन ही पहले होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में आप कोई सा भी चीज पहले कर सकते हैं, बस जो चीज लेफ्ट में आएगी उस चीज को पहले करना है। मतलब लेफ्ट टू राइट चलते वक्त अगर डिवीजन पहले दिख जाए तो डिवीजन कर देना है, अगर मल्टीप्लाई पहले दिख जाए तो मल्टीप्लाई कर देना है। सेम चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ है। यहां पे भी आप दोनों में से कोई से पहले कर सकते हैं, लेकिन जो चीज लेफ्ट में आएगी उसको करना है। सबसे पहले ब्रैकेट करना होता है, ये फर्स्ट नंबर पे है इसकी प्रेफरेंस। फिर ओ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर आपको ऑफ लिख के दिया गया है तो पहले ऑफ करेंगे, मतलब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन साथ में चलते हैं, ये थर्ड नंबर पे आएंगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी साथ में चलते हैं, ये फोर्थ नंबर पे। हमेशा अपन को लेफ्ट टू राइट चलना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट करना होता है, फिर ऑफ करना होता है, डिवीजन मल्टीप्लाई में जो पहले आ जाए उसको करना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी जो पहले आ जाए उसको करना होता है। तो सबसे पहले सारे ब्रैकेट को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही ओ पे जाएंगे, ऑफ। अगर ऑफ नहीं है तो फिर अपन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन पे बढ़ जाएंगे, फिर अपन सारे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। यहां पे आप देखिए ब्रैकेट आपको दिख रहे होंगे, ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है उसकी तरफ चलेंगे। तो सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है, देखिए हमेशा ब्रैकेट का एक रूल होता है, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं ये होते हैं बड़े ब्रैकेट। इनको आप बड़े ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इनके अंदर एक ब्रैकेट होते हैं, वो ये वाले होते हैं करली ब्रैकेट, ये इनके अंदर है। और उसके भी अंदर ये वाले ब्रैकेट होते हैं जिसको पेरेंथेसिस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सोल्व किया जाता है वो ये वाला पेरेंथेसिस सोल्व किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए पेरेंथेसिस आपको दिखेगा ये वाला, तो इसको सबसे पहले करेंगे। ये क्या है, 11 मल्टीप्लाई 9 मतलब 99। तो अब ये जो ब्रैकेट है ये पूरा खत्म हो चुका है, और इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख के आ जाएगा, इस ब्रैकेट की जगह अपन लिख देंगे 99। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पे देखिए ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है पेरेंथेसिस ये खत्म हो चुका है। अब अपने पास सेकंड नंबर किसका आएगा, करली ब्रैकेट का। अगर एक से ज्यादा पेरेंथेसिस यहाँ पे मौजूद होते तो पहले सारे पेरेंथेसिस को खत्म करते, लेकिन एक ही है तो हो चुका है। इसके बाद अपन चलते हैं करली ब्रैकेट के ऊपर। करली ब्रैकेट क्या है, ये पूरा करली ब्रैकेट है 121 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाय 99। अब यहां पे जैसे कि मैंने बोला अपन चलते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब क्या हुआ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर। तो यहां पे जब अपन लेफ्ट टू राइट चले तो अपन को क्या दिखा, पहले पहले दिखा मल्टीप्लाई। यहां पे आपको मैंने बताया था कि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कोई भी पहले हो सकता है, लेकिन बस लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ जाए उसको कर देंगे। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई आया है तो पहले मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 121 मल्टीप्लाई 81। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे मैं चाहूं तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, लेकिन बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसको अपन एक मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, मन में मान लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये मल्टीप्लाई के बाद अपन क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। और डिवाइड बाय 99 का मतलब क्या है कि 99 जो है नीचे आ जाएगा, 99 को नीचे डाल देते हैं। तो इससे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन अपनी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 9 से मैं इसको 11 टाइम्स काटू, 9 से 9 टाइम्स काटू, और 11 से इसको मैं 11 टाइम्स काट देता हूँ। तो 11 इंटू 9 99,
फिर से ये 99 आ। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 121 इंटू 81 कर देता तो फिर मेरे को थोड़ा डिवीजन में करने में दिक्कत आती। वैसा नहीं करके मैंने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से कर लिया। तो इस पूरे करली ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 99। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 2.5 मल्टीप्लाई ये बिग ब्रैकेट 144 डिवाइडेड 198 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई 99। अब यहाँ पे फिर से अपन ये बड़ा वाला ब्रैकेट करेंगे और लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट करने पे पहले डिवाइड आया तो पहले डिवाइड करेंगे 144 डिवाइड बाई 198। ये हो गया अपना डिवाइड। डिवाइड अपना खत्म हो चुका है, इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद अपन ने मान लिया कि भाई ये डिवाइड हो चुका है। अब क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई 99। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो। 9 से काट देते हैं इसको 11 टाइम्स, 9 से ये 22 टाइम्स, फिर 11 से ये 2 टाइम्स। अब ये देखिए 2 से आप इसको काट दीजिए, ये हो गया 72। तो ये पूरा कितना आ गया, ये आ गया 2.5 मल्टीप्लाई 72। 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2 से ये चला जाएगा 36 टाइम्स, 36 इंटू 5 180। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 180। ये अपना फाइनल वैल्यू है। इस तरीके से अपन सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन को करते हैं। सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन में अपन हमेशा बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास जैसे जैसे आपको बोलता है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आसान होते हैं सिंप्लीफिकेशन, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होते नहीं है। देयर आर 3 मेंबर्स इन ए फैमिली। एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु, एवरेज एज जो है 40 वर्ष है। पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। पुत्री की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए पिताजी और माताजी मतलब फादर प्लस मदर, अगर औसत आय 40 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी। अपन जानते हैं कि औसत आय जो होती है वो होती है टोटल अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स। एवरेज है 40 और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 2, तो 40 इंटू 2 80। इसी तरीके से पिता, माता और पुत्री, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर, इनकी औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। 30 वर्ष औसत है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 जन है, 30 इंटू 3 मतलब 90। अब अपन से क्या पूछ रहा है, पुत्री की आयु पूछ रहा है। तो ये दूसरी वाली इक्वेशन में से अगर मैं पहली वाली को घटा दूंगा आंसर आ जाएगा, या फिर अपन डायरेक्ट डाल देते हैं। फादर प्लस मदर की वैल्यू कितनी 80 है, तो इस जगह 80 डाल देते हैं। तो 80 प्लस डी इक्वल टू 90, मतलब डी कितना आ गया, डी आ गया 10। तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 10 साल। बड़ा आसान सवाल है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसको। इस तरीके की क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरीके की क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हो तो, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर यार टफ क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे, सीधी सी बात है। जब आसान ही नहीं कर पा रहे तो टफ कैसे करोगे। इसलिए आसान चीज पे तो होना ही होना है, तभी जाके। और मतलब यूं समझ लीजिए आप कि कट ऑफ पार करने के लिए आसान चीजें तो होनी ही चाहिए, और सिलेक्शन पाने के लिए टफ चीजें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आया अपने पास। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बोल सकते हो कि ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दोनों को मैं खोल सकता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो वैसे तो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट जानते हैं, कितना होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब अपन करते हैं तो वो इक्वल टू आता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं डायरेक्ट। 2 टाइम्स ए कितना है 3x, 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, और b कितना है 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये आ गया 2 टाइम्स 9x स्क्वायर प्लस 25, ऑप्शन नंबर डी। इसको चाहो तो मैं ऐसे खोल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब जो होते हैं नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं। अलजेब्रा में ये सब नॉर्मल फॉर्मूले अपन को पढ़ाए जाते हैं, और इनको डायरेक्ट इस्तेमाल करना भी जरूरी है, क्योंकि समय अपना बचेगा। समय बचाना अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर समय अपन नहीं बचा पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करेंगे। जो क्वेश्चन समय मांगते हैं उनको समय नहीं दे पाएंगे। ये सब क्वेश्चन समय नहीं मांगते, ये तुरंत आप सेकंडों में 2 सेकंड 3 सेकंड में करके आगे बढ़ना है आपको। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विथ हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लेंट हाइट 5 सेंटीमीटर। देखिए हाइट अपन को रेडियस के बराबर दे रखी है, और स्लेंट हाइट जिसको अपन एल बोल देते हैं वो 5 दे रखी है। आपको ध्यान होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन में क्या तो स्लेंट हाइट होती है, क्या हाइट होती है और क्या रेडियस होती है। देखिए ये वाली जो होती है इसको अपन बोल देते हैं रेडियस,
ये बोल देते हैं हाइट और ये बोल देते हैं स्लेंट हाइट। ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहां से मैं एच और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे मेरे को आर और एच दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। आर और एच दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ये हो गया 2r स्क्वायर, क्योंकि एच और आर दोनों बराबर है। तो आर कितना आ गया यहाँ पे, आर अपने पास आ जाएगा 5/√2, ठीक है। रेडियस की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे ये हो गया 1/3 पाई। तो ये आर और एच बराबर है, तो ये एक तरीके से आर क्यूब हो गया। तो इसका डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं, 5/√2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, ऊपर पाई नीचे √2 का क्यूब मतलब 2√2 इंटू 3 जा 6√2, नीचे में 6√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में नापा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 बार सेंटीमीटर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। आर का स्क्वायर है मतलब इसमें 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुए हैं, और एच में 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, एक तरीके से क्यूबिक सेंटीमीटर बन गए। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो से अपन इस सवाल को करेंगे। 15% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 रुपए की चीज को 115 रुपए में बेचना। 15% प्रॉफिट कब मिलेगा, जब अपन ने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और सामने बाद में अपन ने उसको 115 रुपए में बेच दिया, तो 15% प्रॉफिट मिला। लेकिन यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस, मतलब उसने यहाँ पे चोर बाजारी मतलब एक तरीके से चोरी करी। उसने क्या करा, सामने वाले ग्राहक को लग रहा था कि भाई मेरे को पूरा 1 किलो सामान मिल रहा है, लेकिन असलियत में उसको 1 किलो सामान नहीं मिल के उसको 800 ग्राम सामान ही दिया। 800 ग्राम सामान देने का मतलब है कि ग्राहक जो दुकानदार है उसको कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम का पड़ा, लेकिन उसको सेलिंग प्राइस कितने का मिला, पूरे 1 किलो का मिला। तो 20% का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 80, और सेलिंग प्राइस कितने का मिला उसको 100 रुपए का। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है। 5 से काट देता हूँ इसको मैं, 5 से ये हो गया 20, 5 से सॉरी 5 से हो गया 16 बार में, 16×5 = 80, और 5 से ये कितने बार में हो गया, ये हो गया 23 बार में। तो 16:23 का रेशियो आ गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होएगा, 16 रुपए की चीज 23 रुपए में बेची, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हैं 4 और 3 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 7 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हुआ, 16 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ जाएगा ये, देखिए अपन चाहे तो इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 से काट लेते हैं 4 बार में, 4 से 25 बार में। फिर 7 × 25 होता है 175, 175 बटा 4 मतलब 4 का हो गया 4 बार में 16, 15 मतलब 4×3 = 12, 30, 4 का 7 बार में 28, 43.75%। ऑप्शन नंबर डी ये अपना फाइनल आंसर है। ए पुलिसमैन नोटिस्ड ए थीफ फ्रॉम 300 मीटर। द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन ran at the speeds of 8 and 9 km/h respectively. What was the distance between them after 3 minutes? देखिए एक पुलिसमैन है और एक चोर है, उनके बीच की दूरी कितनी बोल रहा है, ये 300 मीटर है। अब पुलिसमैन की जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर/h, और जो चोर है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर/h। आप देखिए अगर पुलिसमैन को चोर को पकड़ना है तो पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी, तभी जाके वो चोर को पकड़ सकता है, क्योंकि पुलिसमैन चोर से पहले ही पीछे है, और अगर चोर की स्पीड से कम स्पीड से भागेगा तो वो जिंदगी में कभी उस चोर को नहीं पकड़ पाएगा। तो इसलिए हमेशा पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा होगी और चोर की स्पीड कम होगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट्स के बाद कितना डिस्टेंस होएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये किलोमीटर/h में, तो इसको ऐसे करते हैं अपन मीटर/सेकंड में चेंज कर लेते हैं इनकी स्पीड को। तो मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया मीटर/सेकंड। तो मतलब 1 सेकंड के अंदर इतना मीटर वो चल सकता है।
अपन को 3 मिनट, 3 मिनट का मतलब कितना हो गया 180 सेकेंड। तो इसको मैं 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 450 मीटर। मतलब 3 मिनट में पुलिस में 450 मीटर भाग सकता है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करूं तो 8 × 5 × 18, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। वही सेम 180 सेकेंड में अपन को देखना है, तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 मीटर। और जो चोर है वो 3 मिनट के अंदर 400 मीटर भाग सकता है। अब देखिए, पुलिसमैन और चोर पहले ही 300 मीटर की दूरी पे है। पुलिसमैन ने भागना स्टार्ट किया, 400, 3 मिनट में वो 450 मीटर भागा। तो 450 मीटर भागा, इसका मतलब ये 300 मीटर का डिस्टेंस तो वो कर चुका है, पूरा आगे निकल चुका है। तो मान लेते हैं यहां पे कहीं वो आगे निकल गया, यहां पे पुलिसमैन पहुंच गया, तो 300 मीटर, और इधर कितना भागा वो 150 मीटर। मतलब वो चोर की जो पहले वाली पोजीशन थी उससे 150 मीटर आगे जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि चोर यहां पे होगा, नहीं, चोर भी तो 3 मिनट भागा ना, तो चोर और आगे निकल गया होगा। ऐसा थोड़ी कि चोर यहीं पे ही होगा, चोर भी आगे निकल गया। मैं तो ये बता रहा हूं कि पुलिसमैन इन 3 मिनट के अंदर सॉरी, पुलिसमैन इन 3 मिनट के अंदर 450 मीटर भागा, 300 मीटर वो पहले ही पीछे था, तो अब वो चोर की पोजीशन से 150 मीटर आगे आ चुका है। चोर इन 3 मिनट के अंदर कितना भागा, 400 मीटर भागा। तो चोर यहां से यहां कहीं आ गया होगा, मान लेते हैं। तो ये कितना भागा, 400 मीटर भागा। 150 मीटर तो ये है, तो ये कितना डिस्टेंस रहा होगा, 250 मीटर। तो अब आप देखिए पुलिस मैन और चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई, 250 मीटर। तो यही अपन को बताना है कि भाई 3 मिनट के बाद पुलिस मैन और चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी। तो वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 250 मीटर। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आसान सवाल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वाज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 148109326 सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8। तो देखिए यहाँ पे अपन को ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको मैं इस पूरी संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, और जो नया नंबर अपने पास निकल के आए वो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा तरीका है। एक तो कि आप चारों ऑप्शन पे देख सकते हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक एक करके सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, जिससे जिस नंबर पे 8 से वो डिविजिबल हो जाए वो अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है, अपन जानते हैं 8 के लिए केवल आखिरी की 3 डिजिट अपने काम की होती है, बाकी डिजिटों से अपन को कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए मैं ये पूरा नंबर को नहीं देखूंगा, सिर्फ आखिरी की 3 डिजिट को देखूंगा। 3 डिजिट में मैं अगर मैं 8 से डिवाइड करके देखूं, तो आप देखिए ये जो 32 है पूरी टाइम्स 8 × 4 हो जाता है 32। अब अपने पास रह गया 6। क्या 6 8 से डिविजिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 6 यहां से हट जाना चाहिए था। 6 यहां से हट के या तो 8 लगना चाहिए था, या फिर उससे छोटा 0 लगना चाहिए था। तो 0 लगने का मतलब है कि इस 6 को अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं 326 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 320 आ जाएगा, और 320 जो है 8 से डिविजिबल होता है। 8 का 4 टाइम्स 8 का 40 हो गया। तो इसका मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऑप्शन नंबर सी। यही अपना आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आपको आखिरी के 3 डिजिट देखनी है, बाकी इस पूरे नंबर से अपन को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करके देखनी है। If sin t plus cos t equal to 4/5, then find sin t into cos t। देखिए sin t plus cos t अपन को 4/5 दे रखा है, अपन से क्या पूछ रहे हैं, अपन से पूछ रहे हैं sin t into cos t। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं sin t plus cos t और 4/5 दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, sin t plus cos t का स्क्वायर इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा, यहां बनेगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस 2 sin t cos t इक्वल टू 16/25। ये अपने पास आएगा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली पढ़े जाने वाली आइडेंटिटी होती है 1। मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी कितना 1। तो ये वैल्यू आ गई 1। तो ये क्या आ गया 2 sin t cos t इक्वल टू 16/25 माइनस 1, मतलब -9/25। इस 2 को भी यहां से हटा के मैं इधर डिवाइड में भेज देता हूं,
तो कितना आ जाएगा -9/50, ऑप्शन नंबर बी। तो यही अपना फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सेम अपन बोर्ड मास से चलेंगे। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करो, ब्रैकेट में भी कौन सा, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए सबसे अंदर वाला ब्रैकेट आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपको ये वाला ब्रैकेट जो है सबसे अंदर में दिख रहा है, और इसी के पैरेलल में ये वाला ब्रैकेट भी सबसे अंदर में। तो इसमें भी अपन लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, आई थिंक कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट आना चाहिए, या तो मेरे हिसाब से इधर आ सकता है, इधर एक ब्रैकेट आएगा शायद तक। चलिए देख लेते हैं करके, कोई बात नहीं। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2y-x, और आगे जो माइनस साइन लग रहा है उससे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस माइनस साइन को खोलूंगा तो -x-y आ जाएगा, -x से +x गया, -y से +y गया, ये कितना आ गया, ये आ गया -2y। अब ये -2y अपना हो गया पूरा, -2y में फिर ये +y है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया पूरा -y। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन लग रहा है, ये क्या बन गया, ये बन गया y + 2x माइनस -y -2y। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो y + 2x + y -2y। यहाँ देखिए +y मतलब 2y बन गया, 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कितना आ गया 2x आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी यही अपना फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स वाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स वाई की वैल्यू डाल के करेंगे तो फालतू में अपना समय बर्बाद करेंगे, उस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे खोलें और काटें, बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ए बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 16, 24 एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए जो है 16 दिन में काम करता है, बी जो है 24 दिन में पूरा काम कर लेता है, और सी जो है वो 36 दिन में काम कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर, साथ मिलके कितने दिन में काम करेंगे ये अपन को बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इनका एलसीएम लेना होता है, सो ताकि अपन को ए बी सी की एफिशिएंसी मालूम हो सके। तो 16, 24 और 36 इसका एलसीएम अगर मैं लूं तो 16 होता है अपने पास 4x4, 24 होता है 4x6, और 36 होता है 6x6। चलिए ठीक है, एक बार 16 होता है 2 की पावर 4, 24 होता है अपने पास 8x3 मतलब 2³ × 3, और 36 होता है 6² मतलब आप बोल सकते हैं 2² × 3² है ना। तो यहाँ पे 2 पावर 4 तो आएगा ये, तो इसके अलावा 3² आएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा अपना 2 की पावर 4 16, 16 × 9, 16 × 9 मतलब 144, ये अपना एलसीएम है। तो 16 का तो 9 बार में हो गया, 24 का कितनी बार में हो जाएगा ये, तो 24 का हो जाएगा 6x4 होता है, ठीक है। तो मतलब चलिए कोई बात नहीं, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 24 का 6 बार में हो जाएगा, और 36 का कितनी बार में हो जाएगा, तो 36 का 4 बार में हो जाएगा। तो 9, 6 और 4 ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी सी की। अब देखिए एफिशिएंसी का रेशियो अपन को मिल चुका है, पूरा वर्क कितना है 144 यूनिट है, और ए बी सी तीनों मिलके जब काम करेंगे तो 9, 6, 4 ये तीनों एफिशिएंसियां उनकी ऐड हो जाएगी, 9, 6, 15, 15 और 4 19, तो 144/19, 144 पूरा काम है 19 की स्पीड से कर रहे हैं, तो कितने घंटे में मतलब कितने दिन में अपन पूरा काम कर लेंगे ये अपन को बताना है। हर दिन 19 यूनिट काम हो रहा है और टोटल काम है 144 यूनिट। चलिए तो 19 का आई थिंक ये 7 बार में चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हाँ 7 बार में जाएगा। 7 बार में कितना होता है 133 होता है, 133 मतलब 7 और 4 11, तो 7/11/19 ये आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल होते हैं इस तरीके में, कुछ भी नहीं करना होता, अपन को एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए होता है कि भाई किसकी कितनी एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन इन सब का एलसीएम ले लेते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं। मतलब 144 को मैंने 16 से डिवाइड करा तो 9 आया, 144 को 24 से डिवाइड किया तो 6 आया, और 144 को 36 से डिवाइड किया तो 4 आया। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। इस तीनों को मैंने ऐड कर दिया और टोटल 144 से डिवाइड कर दिया। A person deposited 500 for 3 years
650 for 5 years and 1250 for 7 years. He received a total simple interest of 1620 the rate of interest per annum. तो बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए 500 रुपये उसने 3 साल के लिए किए। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछने का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों में सेम रही है। जितने उसने 500 रुपये जितने इंटरेस्ट पे किए इन्वेस्ट, उतने पे 650 किए, उतने पे ही 1250 किए। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लेते हैं अपन। तो 500 इंटू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो आर मान लिया आप इंटू 3 बटा 100 प्लस 650 इंटू आर इंटू 5 बटा 100 प्लस 1250 इंटू आर इंटू 7 बटा 100। ये पूरा कितने के बराबर है, ये पूरा है 1620। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिला, 1620 रुपए का। ठीक है, चलिए बस अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो कटे उसको काट दो। ये कट रहा है, 1 0 तो गया, 5 का 2 बार में, 1 0 तो गया, 5 का ये 2 बार में और ये 25 बार में। तो ये कितना हो गया, 5 3 15 आर प्लस 65 आर बाय 2 प्लस 25 इंटू 7 मतलब 175 आर बटा 2 इक्वल टू 1620। तो 175 प्लस 65, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 बटा 2 मतलब 120, 120 प्लस 15 मतलब 135। तो 135 आर आपके पास आ गया 1620 के बराबर। यहाँ पे आप काट दीजिए 135 से, 135 से ये एक बार में पूरा कटेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 15 प्लस 12 मतलब 27 मतलब 270। तो 270 के हिसाब से आई थिंक 2 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में 200, हाँ 2 बार में पूरा चल जाएगा। 270 135 का 2 टाइम्स, तो ये आ गया। मतलब रेट कितनी आ गई आपके पास, 12%, पूरी 12% की रेट आ गई। रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन workers in a municipal corporation. Rakshit alone takes 20 hours to clean a drain, while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. तो देखिए फिर से ये वही उसी तरीके का सवाल है आपके पास। यहाँ पे रक्षित को 20 घंटे लगते हैं, अजय को 12 घंटे लगते हैं। ऑल थ्री टुगेदर टेक ओनली 5 hours टू क्लीन द ड्रेन। तीनों जब साथ मिलकर काम करते हैं, रक्षित प्लस अजय प्लस ड्रेन क्या सतीश, तो उनको कितना समय लगता है, 5 घंटे लगते हैं। तो फिर से अपन इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 5 का तो एलसीएम 20 ही आ जाएगा। 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 60। तो 20 का 3 बार में होता है 60, 12 का 5 बार में और 5 का 12 बार में। ठीक है, तो ये अपना इनका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब देखो रक्षित की एफिशिएंसी 3 की है, अजय की 5 की है। तो ये 3 प्लस 5 प्लस सतीश, ये टोटल मिला के कितना, 12। तो यहां से सतीश की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई, 4 की एफिशिएंसी। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, ऑल थ्री टुगेदर, ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन सतीश कंप्लीट दी वर्क अलोन। सतीश कितने की एफिशिएंसी से काम करता है, 4 की एफिशिएंसी से, और टोटल कार्य कितना है, 60। मतलब 1 घंटे में वो 4 कार्य कर लेता है और टोटल कार्य 60 है। तो 60 बटा 4 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 60 बटा 4 करेंगे तो ठीक है, 60 बटा 4 मतलब 15, 15 चौको 60 होता है। तो जो सतीश है उसको 15 घंटे लगेंगे जब वो अकेला कार्य को करेगा। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ आर सिमिलर। ये जो साइन होता है ये होता है सिमिलर का, जिनको आप समरूप त्रिभुज भी बोलते हो। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों में अंतर होता है। देखिए सिमिलर का मतलब है कि यहाँ पे रेशियो सेम होएगा। मतलब जैसे एक ट्राइंगल ये है तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा होएगा, दूसरा ट्राइंगल आप बोल सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल होगा। जैसे मैं इसको आगे बढ़ा दूं यहां से और इसके पैरेलल में इसको भी आगे बढ़ा दूं, तो ये जो है ग्रीन वाला ये अपना दूसरा ट्राइंगल हो गया और पहला वाला ट्राइंगल था ब्लू ट्राइंगल। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ये है सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं एकदम सेम, मतलब एक के ऊपर दूसरा रख दूं तो पहले वाला नहीं दिखे। जैसे ये अपना एक ट्राइंगल हो गया, अब दूसरा ट्राइंगल अगर आपको इसमें बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर सेम एकदम इसी के ऊपर जो ट्राइंगल बनेगा वो बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट।
तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। इनका साइन कैसा होता है, ये वाला, ये इनका साइन होता है। और ये दोनों ट्राइंगल कौन से हैं, सिमिलर, इनका साइन होता है ये वाला। तो सिमिलर ट्राइंगल जब बोला जाता है तो अपन साइड को इक्वल नहीं करते, साइड के रेशियो को इक्वल करते हैं। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोला जाता है तो एकदम साइडों को ही इक्वल कर देते हैं। ये फर्क होता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, एंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ आर 40 एंड 12 इफ डी 16 देन एबी। तो देखिए हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके स्क्वायर का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, और उनके पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर पेरीमीटर और पेरीमीटर जो है ट्राइंगल डीईएफ का वो इक्वल होगा इनके साइड के रेशियो, साइड कौन सी, यहाँ पे ए बी अपॉन नीचे में डीई, ये इसके बराबर होगा। इसके अलावा ये बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होगा, और इसके अलावा ये ए सी अपॉन डी एफ के भी बराबर होगा, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर कितना कितना आपको दे रखा है, 40 और 12 दे रखा है, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू ए बी अपन को फाइंड आउट करना है, डीई अपन को दे रखा है, डीई कितना है 6, 6 से 2 बार में, 2 से 20 बार में। तो ए बी कितना आ गया अपने पास, ए बी आ गया 20 सेंटीमीटर। बस यही अपन को फाइंड आउट करना था, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगर ये पेरीमीटर की जगह एरिया बोल देता तो फिर अपन क्या करते, 40 और 12 को तो ऐसे ही लिखते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा देते साइड में। मतलब अपन जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीईएफ, वो साइड के नहीं, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मीडियन का जो स्क्वायर होता है उसके भी बराबर होता है, और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है उसके भी बराबर होता है रेशियो में, ठीक है। चलिए, इनकरेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो इस तरीके के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना, तुरंत फॉर्मूला मालूम है तो तुरंत लगा के आगे बढ़िए, वरना इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सोचने वाली कोई चीज होती नहीं है। आपको फॉर्मूला मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो नहीं कर सकते। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबसे पहली आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी जाती है वो यही पढ़ी जाती है। तो ये तो आपको पता ही होनी चाहिए कि ये एकदम सही आइडेंटिटी है। यहाँ पे अपन से सही नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। जल्दबाजी में अगर आप ऑप्शन बी लगा के आ जाते हैं तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था इनकरेक्ट, आप लगाया है करेक्ट। जो इन में से इनकरेक्ट फॉर्मूला है वो लगा के आना है। ऑप्शन बी करेक्ट है भैया, इसको नहीं लगाना। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी दूसरी नंबर की आइडेंटिटी है जो पढ़ी जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बाद। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। और तीसरी जो पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों आइडेंटिटियां अपन पढ़ते हैं, तीनों ही सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, गलत है ऑप्शन नंबर डी, मतलब तो यही अपना आंसर है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपना काम चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि भाई बाकी तीनों सही है तो ये गलत है, और ऐसी कोई आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी नहीं, ठीक है। चलिए, ये जो बाकी की दोनों आइडेंटिटी है ए और सी वाली, ये आप कह सकते हैं एक तरीके से ऑप्शन बी से ही निकली है। जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अगर इसमें मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, यहां भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, यहां भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, और यहां भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है था वो आ गया। इसी तरीके से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को जो है साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा, देखिए क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये क्या आ गया, ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप बोल सकते हैं कि ए बी सी अपना सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, ये बोल रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है, पाथ है पाथ कुछ इस तरीके का, जो कि 693 मीटर का है। सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक इस पॉइंट से ये दोनों सुजाता और अंजलि चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं सुजाता इधर की साइड जा रही है और अंजलि इधर की साइड जा रही है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 2.85 एंड 1.5 मीटर। दोनों की देखिए स्पीड में अंतर है, एक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में और एक की स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है, जल्दबाजी में दोनों की स्पीड को मतलब सेम समझ के ना करें, पहले देख लें कि उनकी यूनिट क्या है। व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कितने समय के बाद वो मीट करेगी ये अपन को बताना है। तो देखिए इसका बहुत आसान तरीका होता है, फर्स्ट टाइम वो कब मीट करेगी इसको निकालने का क्या तरीका है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, मतलब दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। और जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है, 693 मीटर। अब अपन को यहाँ पे स्पीड को सबसे पहले यूनिट सही करनी पड़ेगी। ये तो 1.5 मीटर पर सेकंड है, ऊपर भी मीटर है तो इसको मीटर में ही रहने देते हैं। ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको भी अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 2.85 को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता तो भैया बहुत दिक्कत वाली बात है, डायरेक्ट ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसको डेसिमल हटा के नीचे 100 डाल देते हैं। 5 का ये 20 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स, और 5 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 का 5 बार में और 35 मतलब 7 बार में। तो ये आ गया 57/72 मीटर पर सेकेंड। और 1.5 मीटर पर सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 3/2। तो अपन बोल सकते हैं कि भैया 3/2 बड़ा है, 3/2 प्लस 57/72। तो इसको सोल्व करना है अपन को, 693 मीटर अपॉन ये मीटर पर सेकेंड में आया है, तो जो आपका आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 और 72 का एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये आ गया 36 × 3, 36 × 3 मतलब 108, 108 प्लस 57 मतलब कितना हो गया, 165। 165/72 मीटर पर सेकेंड, तो 693 इंटू 72/165 इतना सेकेंड। अब यहाँ पे कर लो इसको यार, जो भी होगा कितना होगा ये, मिनट में दे रखा है अपना आंसर। मिनट में अगर दे रखा है तो यहाँ पे नीचे में डिवाइड कर लेते हैं 60 से, क्योंकि सारे ऑप्शन मिनट में हैं। तो पहले तो सबसे पहले देखो 12 से काट लेते हैं, 12 का 5 बार में, 12 का 6 बार में, फिर कुछ कटेगा वटेगा तो है नहीं यार, चलो जो भी है कर दो, क्या है। 6 का 2 बार में 12, 45 आ गया, 7 6 जब 42 और 6 पंजे 30, 27.5 × 5 और ऊपर में है 693। बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है। ठीक है चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है। क्या लग रहा है, 27.5 × 5 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 27 पंजे होता है अपने पास 135, और 135 प्लस 2.5 137.5, 693/137.5 जो है वो 6 पॉइंट ही समथिंग रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आप इसको करके देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आएगा।
15 men and 25 women can complete a piece of work in 9.6 days. 16 women can complete the same work in 27 days. Find the number of days in which 16 men can complete the same work. तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे मेन को अपन m मान लेते हैं और वुमेन को w मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है 15m, एंड का मतलब है प्लस होना, दो साथ में, मतलब साथ में मिलके कर रहे हैं। 25 वुमेन, इनको कितना समय लग रहा है, इनको समय लग रहा है 9.6 डेज। तो ये हो गया इनका टोटल वर्क। इसी तरीके से 16 वुमेन को करने में कितना टाइम लग रहा है, 27 दिन लग रहा है। 16 वुमेन को कितना टाइम लग रहा है, 27 दिन लग रहा है। तो ये भी जो है टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क हमेशा आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो 16 मैन को कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं x टाइम लगेगा, तो यही अपन को फाइंड आउट करना है। अब ये भी टोटल वर्क है, तो ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होगी। ये x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले अपन को m और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये जो अपनी पहली इक्वेशन है, इससे अपन m और w की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 3 से काट लेता हूँ इसको, 3 से ये 3.2, 3 से ये 9 बार में, 16 से ये कितनी बार में कट गया, ये आप बोल सकते हैं 0.2 टाइम्स हो गया 16 का। तो ये कितना आ गया, ये आ गया देखिए 15 इंटू 0.2 मतलब 3 मेल, प्लस 25 इंटू 0.2 मतलब 5 वुमेन इक्वल टू 9 वुमेन। तो ये आ गया 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन, मतलब इनकी रेशियो क्या आ गया मेन और वुमेन का, 4:3। अब यहाँ पे अपन को रेशियो मिल गया, तो यहाँ पे W की वैल्यू 3 डाल दो और M की वैल्यू 4 डाल दो, ये दोनों में। तो यहाँ पे 16 वुमेन इंटू 27 इक्वल टू करेंगे 16 मैन इंटू x। 16 से तो 16 कैंसिल आउट हो रहा है, W कितना है 3 इंटू 27 इक्वल टू मैन कितना है 4 इंटू x। तो x कितना आ जाएगा अपने पास, x आ जाएगा 81/4, मतलब कितना हो गया 20.25, 20.25, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा x की वैल्यू। मतलब 16 आदमी को 20.25 दिन लगेंगे पूरा कार्य करने में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो कितनी कंट्री की जो ग्रोथ है वो एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा। देखिए इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, 30 करोड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 20 और 40 के बीच में 30 रहा होगा, इसी तरीके से 40 और 60 के बीच में 50 रहा होगा, और 60 और 80 के बीच में 70 रहा होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यह है 30, इसी तरीके से यह है 50, ठीक है। तो इंडिया है 30, फिर पाकिस्तान है 20, फिर चाइना है 50, फिर इंग्लैंड है 40, फिर यूएसए है 60। क्वेश्चन बनाने वाला एक नंबर का देशद्रोही आदमी है, इंडिया को इतना कम रखा है। मैं होता तो सीधा 80 पे रखता, भले ही सच नहीं है लेकिन रखो भाई, अपना देश महान, देश अपना महान बोलना है अपन को हमेशा। तो ये डिवाइड बाय 5 करेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं अपन। एवरेज के लिए क्या करते हैं, टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे तो 5 कंट्री है, तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 100 200, 200 बाय 5 मतलब 40। मतलब जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 40 करोड़, क्योंकि ये पूरा डेटा जो है करोड़ के अंदर है, 40 करोड़ रुपए। तो ये अपना एवरेज आ गया। अब अपन को देखना है ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो 40 करोड़ से ऊपर है। तो इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना है और यूएसए है। इंग्लैंड जो है वो बराबर पे है। तो अब इसने बोला क्या है, इज मोर देन बोलना है। अगर ये बोलता इज इक्वल टू और मोर देन दी एवरेज, तब तो अपन इंग्लैंड को भी शामिल करते हैं, लेकिन इसने सिर्फ मोर देन बोला है, तो इसलिए अपन इंग्लैंड को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बराबर है एवरेज के, लेकिन बराबर वाले को नहीं लेना, एवरेज से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। भले 1 करोड़ ही ज्यादा होती, 1 लाख ही ज्यादा होती, 1,000 ही ज्यादा होती, तब भी अपन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बराबर है इसलिए इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंट्री आएगी, चाइना और यूएसए। तो ऑप्शन नंबर सी, यही अपन से पूछ रहा है कि भाई कितनी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ एवरेज से ज्यादा है, तो सिर्फ 2 कंट्री की ज्यादा है। इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड ए कोड एक्स वाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ ए सर्किल जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सर्किल बना लेते हैं, कोड एक्स वाई है इसमें, ये एक्स वाई कोड मान लेते हैं, कितने की है 10 सेंटीमीटर की है। देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कोड एक्स वाई। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा। अब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अपन सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। दो इक्वल पार्ट्स में बांटने का मतलब क्या हो गया कि ये जितना है उतना ही ये है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो ये वाली जो साइड है वो 5 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे को करना क्या है, मेरे को ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। अगर मैं ये रेडियस फाइंड आउट कर लूँ तो फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सोल्व कर सकता हूँ। रेडियस कहाँ से आएगी, रेडियस आएगी एरिया से। एरिया कितना दे रखा है 616। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 616। 11 से काट देते हैं, 11 से 2 बार में, 11 से 5 बार में 55 और 6 बार में 66, फिर 2 से आप काट दो इसको तो 28। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 28 इंटू 7, 28 होता है 7 इंटू 4 इंटू 7, मतलब आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, मतलब रेडियस आ गई 14। तो अब रेडियस 14 आ गई तो ये अपन निकाल सकते हैं। ये क्या है, एक तरीके से जो भी है परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना 14, 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 196 में से 25 अगर आप घटाते हैं तो कितना आता है आपके पास 161 आता है, सॉरी माय मिस्टेक, 171 आता है। तो पी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 171, मतलब ये वाली जो साइड है आपके पास ये कितनी आ जाएगी 171 स्क्वायर रूट। यही अपन से पूछ रहा था, बस हो गया अपना काम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए बिना सोचे समझे आप इसको लगा सकते हैं 1 के बराबर। कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन आए लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए 25 प्लस 65 कितना है 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरीके से नहीं करके और एक और तरीका है, जैसे साइन स्क्वायर 25 को ऐसे रहने दूं प्लस साइन स्क्वायर, इस 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो जाता है। तो साइन 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा कोस 25, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन जानते हैं साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से कर लो, करना तो पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बिलो बार ग्राफ। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय 3 स्टेट दे रखी है एबीसी, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अपन को ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016 इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020। तो ए के द्वारा 2016 में कितना राइस प्रोडक्शन हुआ। तो देखिए सबसे पहले 2016 यहाँ पे, अब इस 2016 में ए बी सी 3 है, इसमें ए का कलर कौन सा है, तो ए का कलर है नीला वाला, तो अपन को नीला वाला देखना है। ये कहां पे 50, मतलब ए के द्वारा 2016 में 50 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। ये जो वैल्यू है ये लेख टन में, लाख टन में, तो अपन कह सकते हैं 50 लाख टन। और ये बोल रहा था कि सी को कंपेयर करो 2020 में, तो अब देखो 2020 यहाँ पे है, इसमें सी कौन सा है, ये वाला कलर, ये जो ग्रे कलर है ये सी का है। तो ये आप बोल सकते हो कि 40 और 50 के बीच में है, इसका मतलब 45 रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सी जो है 2020 में वो 45 लाख टन में है। तो ए ज्यादा है, अपन से क्या बोला जा रहा था ऑप्शन में, राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016 इज लेस, मतलब ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 2016 में कम था 2020 के मुकाबले, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, 2016 में ज्यादा है ए का और सी का कम है, ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन चलते हैं, बी प्रोड्यूस्ड मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018।
बी ने 2018 में ए और सी से ज्यादा कहा, तो देखो बी का कौन सा है, बी का है ये बीच वाला, और आप देख सकते हैं जो बीच वाला ग्राफ है वो नीचे है ए और सी से, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि बोल रहा है मोर, मोर नहीं है भैया, लेस है। देखो दोनों से कम है, ए से भी कम है और सी से भी कम है। द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन द ईयर 2017। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो हुआ है राइस का वो 2017 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट प्रोडक्शन का मतलब है कि तीनों का ऐड करके अपन को बताना है, ऐसा नहीं है कि बस किसी एक का देख लिया और काम हो गया, तीनों का ऐड करके। तो यहाँ जैसे 2016 में अगर मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करूं तो कितना हुआ, ए ने किया 50 का, बी ने किया 55 का और सी ने किया 45 का। तो 45 प्लस 55 100, 100 प्लस 50 150। 2016 में 150 हुआ है टोटल प्रोडक्शन। 2017 में कितना हुआ, ये 40, ये 60 और ये 50, मतलब 150, यहाँ भी 150 हुआ। फिर 2018 में कितना हुआ, इधर 55, इधर 50 और इधर 60, तो कितना हो गया ये मिला के 165, 165 हुआ। अपन से पूछा क्या जा रहा था, कौन से ईयर का पूछा जा रहा है, अपन से 2017 का पूछा जा रहा है, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द राइस वाज इन ईयर 2017। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, देख लो 2018 में 2017 से ज्यादा हुआ है, तो आगे के तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एकमात्र ऑप्शन बचा, तो यही अपना सही होगा। क्या बोल रहा है, राइस प्रोडक्शन बाय बी इन 2017 इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020। तो बी ने 2017 में बी कौन सा है, बीच वाला है, कितना है 60, तो बी का 2017 में कितना है 60 के बराबर है। क्या बोल रहा था, इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020। 2020 में ए का कितना है, ए का आप देख सकते हैं ये नीला वाला जो कि 60 के बराबर है, तो ए 2020 में 60 है, तो इक्वल है। और ऑप्शन में भी अपन को यही बोल रहा है कि 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में ए के चावल उत्पादन के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बराबर है, तो यही अपना आंसर है। तो इस टाइप के सवाल में कभी कभार टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपन को चारों ऑप्शन अलग अलग देखने पड़े, इस वजह से अपन को थोड़ा समय लग गया। तो इसलिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो उनमें आप समय ना लगाए, क्योंकि हो सकता है कि कोई सवाल ऐसे होंगे जिनमें समय आपको देना पड़ेगा, तो फिर समय आपके पास बचना चाहिए देने के लिए। इफ x% ऑफ 280 इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310 देन द वैल्यू ऑफ x। ये देखो आसान सवाल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, एक तरीके से यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा सकता हूँ मैं सब जगह। तो ये कितना आ गया, ऑफ का मतलब अपन जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, तो x मल्टीप्लाई 280 इक्वल टू 15 इंटू 240 प्लस 20 इंटू 310। यहाँ पे एक जीरो और उड़ा दो, उड़ा दिया, उड़ा दिया, अच्छी बात है, जितना उड़ सकता है उतना उड़ा देना चाहिए। देखो 4 से और काट सकता हूँ, 4 से 7 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में। 7x इक्वल टू कितना हो गया, 15 इंटू 6 मतलब 90 और 31 इंटू 5 मतलब 155, 155 प्लस 90 मतलब 245। तो x इक्वल टू आ गया 245/7। 7 से इसको काटा तो 7 × 21, 7 × 5 = 35, मतलब x की वैल्यू आ गई 35। यही अपन को फाइंड आउट करना है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7 एंड x 0 से 1 के बीच में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x²। देखो इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट किया जाता है, इसमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अपन जानते हैं एक फॉर्मूला अपन को पता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² माइनस 4, ये होता है। और इसी तरीके से अगर x माइनस 1/x a है, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 4। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे भी लग जाता है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस लगा। इसी तरीके से जैसे अब अपन को x² प्लस 1/a² दे रखा है, यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर x² प्लस 1/x² a है, तो x² माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² माइनस 4। अब यहाँ पे a कितना है, 7 है, तो इधर 7 वैल्यू डालते हैं, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 मतलब 45। 45 मतलब कितना हो गया भैया, 45 का मतलब हो जाता है 9 इंटू 5 मतलब 3√5, तो ये आ गया प्लस माइनस 3√5। अब आप देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें प्लस माइनस 3√5 है। तो अब यहाँ पे अपन को दे रखा है कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में,
अगर x 0 से 1 के बीच में है तो जब x 0 से 1 के बीच में मतलब मैंने मान लिया आधा 0.5। अब आप देखिए जब आधे का स्क्वायर में करूंगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। 1/2 का स्क्वायर जब अपन करते हैं तो 1/4 आता है, और 1/4 कितने के बराबर होता है, 0.25 के बराबर। मतलब 0.5 का स्क्वायर करने पे उसकी वैल्यू जो है वो और छोटी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू एक्स स्क्वायर की छोटी होगी। अब देखिए जैसे मैं एक्स को 0.5 ले लेते हैं, चलिए एक्स को 0.5 लिया तो एक्स स्क्वायर कितना बन गया, 0.25 बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर कितना बना, 0.25। 1/0.25 का मतलब क्या हुआ, 1/4, 1/1/4 मतलब 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस में 3.75। तो देखिए ओवरऑल वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस में आई। तो यहाँ पे अपन को प्लस वाला नहीं लेंगे, सिर्फ माइनस वाला लेना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा, -3√5। यही अपना एकमात्र आंसर होगा, प्लस आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये 0 से x 0 से 1 ये नहीं बोलता तो फिर अपन का आंसर दोनों होता +-3√5। तो फिर ऐसा होता कि कोई ना कोई एक ऑप्शन में +-3√5 आपको दे रखा होता। लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि x 0 से 1 के बीच में, इसलिए सिर्फ अपना आंसर होएगा -3√5। अगर ये बोलता कि x 1 से बड़ा है तो फिर अपन प्लस वाला लेते, +3√5, वो आपका आंसर बनता। A shopkeeper offers the following discount scheme for buyers on an article। एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। चलिए सबसे पहली योजना क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच। 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। तो अगर मैं 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, उसको सिंगल डिस्काउंट में देखूं तो वो कितना होएगा। तो सिंगल डिस्काउंट में आप देखिए स्कीम 1, तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, a + b - ab/100। तो a कितना है 15, b भी 15 है, 15 30 -15 × 15 मतलब 225/100 मतलब 2.25। तो 30 - 2.25 मतलब कितना हो गया भैया, 27.75। तो 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर होते हैं सिंगल डिस्काउंट के 27.75% के। चलिए अगला चलते हैं, ए डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय ए डिस्काउंट ऑफ 5%। स्कीम 2, स्कीम 2 में क्या बोल रहा है कि ये जो बोलने का तरीका वही है, कोई अलग नहीं है। एक तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 5% का दिया गया, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। 25 + 5 मतलब 30, -25 × 5 मतलब 125, तो बटा 100 करोगे तो 1.25। 30 में से 1.25 अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 28.75। चलिए स्कीम 3 क्या बोलती है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। स्कीम 3 में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं 20% और 10% के, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, 20 + 10 30 माइनस 20 × 10 200, 200/100 करोगे तो 2 हो जाएगा, 30 - 2 मतलब 28%। और स्कीम 4 में डिस्काउंट दिया गया है 30% का। तो अपन को क्या पूछ रहा है ये, अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होने के लिए डिस्काउंट को मिनिमम होना पड़ेगा। जितना कम डिस्काउंट में दूंगा सेलिंग प्राइस उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप देखिए किस में सबसे कम डिस्काउंट मिला है, तो सबसे कम डिस्काउंट 27.75%, ये अपना सबसे कम डिस्काउंट है। बाकी जितने भी डिस्काउंट है वो इससे ज्यादा है, तो अपन कह सकते हैं कि स्कीम 1 में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगी। तो स्कीम 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये अपना आंसर होगा। The area of two triangle is in the ratio 5:3 and their heights are in the ratio 5:7. The ratio of their bases। तो देखिए ये बहुत ही आसान सी चीज है, आप कह सकते हैं कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अपन एक बात जानते हैं कि जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपन बोलते हैं हाफ BH। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो दे रखा है 5:3, तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू B1 इंटू H1, और ट्राइंगल 2 का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू B2 इंटू H2। देखिए हाफ से तो हाफ कट जाएगा अपने पास, अपन इसको लिख सकते हैं B1 अपॉन B2 इंटू H1 अपॉन H2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो कितना दे रखा है 5/3, तो ये तो अपने पास आ गया 5/3 इक्वल टू,
और हाइट का रेशियो दे रखा है 5/7, तो b1/b2 इंटू 5/7, 5 से तो 5 कट जाएगा आपके पास, तो ये b1/b2 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 7/3। इसका मतलब b1:b2 कितना आ गया 7:3। तो यही अपन से पूछ रहा था कि भाई उनके बेस का रेशियो बता दो आप, तो बेस का रेशियो कितना हो जाएगा 7:3, बस यही अपन से पूछ रहा है। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, एलसीएम और एचसीएफ अपन को दे रखा है, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज नंबर्स। मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है, जैसे कि दो नंबर है ए और बी, इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ए बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। मतलब आपसे स्क्वायर रूट ए बी पूछ रहा है, ना तो आपको ए पता है ना बी पता है, कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि दो नंबर ए और बी है तो उनका प्रोडक्ट के बराबर होता है ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है 2 के बराबर, एलसीएम कितना है 12 के बराबर, 12 इंटू 2 24, मतलब ए बी कितना आ गया आपके पास 24 के बराबर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी स्क्वायर रूट में 24 डाल देना है। 24 मतलब कितना होता है भैया 8 इंटू 3, मतलब आप बोल सकते हो 4 इंटू 6, मतलब 2√6। तो ऑप्शन नंबर ए यही अपना आंसर है। बस कुछ नहीं करना आपको, आपको इतना सा पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ए बी। दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट ए बी, और ए बी कैसे निकलेगा यहाँ पे एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए बी, तो ए बी आ जाएगा 24, तो बस डाल दो, हो गया अपना काम। अरे देखो पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया। चलिए ठीक है, आपने यहाँ तक मुझे सुना, देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भी ज़्यादा होऊंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मतलब अगर अभी तक ना किया हो तो, अभी तक कर दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और पुरानी भी वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहाँ पे सब जगह मैंने प्रैक्टिस कराई है, बिल्कुल भी टाइम खराब करने की कोशिश नहीं की, जिसमें जितना बता सकता था उतना बताया है। इसके अलावा अपन इंस्टाग्राम पे अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम पे एक मीम पेज है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत मैं मीम भी डालता हूँ मैथ्स से रिलेटेड, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह भी डालता हूँ। ए इज लाइफ जो है वो मेरा पर्सनल पेज है, और टेलीग्राम पे भी अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम पे है। यहाँ पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी विद क्वेटेशन, मतलब आपको क्वेश्चन लिख कर मिलेगा, और नीचे जैसे जैसे अभी जो मैंने लिखा था सब कुछ वैसा की वैसा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा अर्पित अग्रवाल मैथ्स में। चलिए मिलते हैं आगे, थैंक यू।